नमस्कार, प्राइम चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। गांव पंचायतों की नब्ज टटोलते टटोलते हम पहुंचे मलिहाबाद के हबीबपुर गांव में। यहां की भी हकीकत हमने जानने की कोशिश की तो कई राज बेपर्दा हो गए। देखिए रिपोर्ट। हमने मुहिम छेड़ी है। जब तक गांव के विकास के लिए एक एक पैसा पात्रों तक नहीं पहुंचेगा, हम आराम से नहीं बैठेंगे। इसी कड़ी में हमारी टीम गांव की हकीकत जानने के लिए लखनऊ के विकास खंड मलिहाबाद के गांव हबीबपुर पहुंची, जहां जाकर हमने जब ग्रामीणों से बात की तो चीजें चौंकाने वाली थी। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं मलिहाबाद के ग्राम पंचायत हबीबपुर में मौजूद हूँ। देखा जाए तो जो गांव में तमाम सारी व्यवस्थाएं आती हैं। गांव में सारे चाहे साफ़ सफाई को लेकर हो, स्वच्छता को लेकर हो, या फिर आवास को लेकर हो, नाली खड़ंजे को लेकर हो, चाहे शौचालय को लेकर हो, या अगर बात करें तो पोषाहार, जो बच्चों के लिए पोषाहार आता है उसकी व्यवस्था को लेकर हो, तो तमाम सारी चीज़ें गांव के विकास के लिए आती हैं। कहते हैं कि अगर गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। योगी सरकार और मोदी सरकार की तमाम सारी योजनाएं गांव के विकास के लिए आती हैं। और इसमें मैं हबीबपुर ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ। नहीं किया गया ना? नहीं किया गया, इधर तालाब नहीं है। गांव में सोलर लाइट लगी है? सोलर लाइट लगी है कि नहीं? सोलर लाइट लगी हुई थी बट वो भी ख़राब हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, लगी हुई थी। हाँ खराब हो गई। काफ़ी टाइम हो गया ख़राब हुए, अप्रॉक्स 6 महीने के समथिंग हो गया। 6 महीने हो गया खराब हुई लाइट। एक चीज़ और बताइए कि गांव में अगर देखा जाए तो अस्पताल के साथ साथ में स्कूल, अच्छी व्यवस्था है स्कूल की यहाँ पे? हाँ अच्छी तो है, थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि ठीक ठाक है, बट उस लेवल की नहीं है जो लेवल पे होना चाहिए। एग्जैक्टली ये ग्रोथ टाउन है तो इधर अच्छा होना चाहिए थोड़ा सा, मतलब जो एजुकेशन होती है उससे थोड़ी सी तो अच्छी होनी चाहिए। नॉर्मल ये प्राथमिक विद्यालय जाते हैं तो ऐसे ही बच्चे चले जाते हैं नॉर्मली, और फिर ऐसे ही लौट आते हैं। वहाँ पे पढ़ाई होती है, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, टीचर्स की कोई वो नहीं है, बट टीचर्स भी अच्छे हैं, बट उस लेवल की पढ़ाई तो नहीं मिल पाती यहाँ पे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है, बता रहे हैं लोग कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। साथ ही साथ यहाँ पे सफाई की व्यवस्था ठीक से नहीं है। और अगर बात करें अस्पताल की, जो ग्राम अस्पताल होता है, ग्राम अस्पताल की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि अगर किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत हो गई तो उसको मलिहाबाद फिर लखनऊ भागना पड़ता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गाँव में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कूड़ा घर अभी नहीं बन पाया है, ना ही यहाँ पे कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी सुविधाएं कब तक सही हो पाएंगी, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, तो ये हमारे साथ आंगनबाड़ी थी। इनका कहना है कि जो भी सरकार से जो भी योजनाएं आ रही हैं, चाहे जो भी हमारे पास ड्राई के रूप में आती हैं, चाहे वैसे भी वो सारी चीज़ें वितरण की जा रही हैं। आप भी इसी गाँव के हैं? क्या नाम आपका? राम यादव। एक चीज़ बताइए, प्रधान यहाँ पे कुछ काम किए हैं कि नहीं? प्रधान जी करते हैं, बस वही जैसा चलता रहता है वो करते रहते हैं। सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है, स्वच्छता अभियान को लेकर क्या साफ सफाई गांव में हो रही है? देख रहे हैं ना, बहुत अच्छी है, दिखा दीजिए। वो भी अच्छा है। वो तो मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ और बताइए आप कि सरकार हर गांव में कूड़ा घर बनवाई है, तो इस गांव में कूड़ा घर बना हुआ है? कूड़ा गाड़ी आती है उठाने के लिए कूड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं आती कभी उठाने? नहीं। यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है डालने के लिए। कूड़ा डालने के लिए 1 किलोमीटर दूर? हाँ अप्रॉक्स। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, गाँव में अस्पताल है सरकारी? सरकारी हॉस्पिटल नहीं है ना। कौन बैठता वहाँ पे? सीएचओ में बैठती हैं, सीएचओ बैठती हैं यहाँ पे। जो मतलब नॉर्मल सा बुखार सर्दी जुकाम है तो वो बैठी हैं, अभी दवा दे रही हैं। अच्छा, सीएचओ बैठती हैं। पूछ लीजिए, ये जाती हैं सब दवा लेने। अच्छा, आप जाती है दवा लेने? जाती है? हाँ, मिलती है दवा? नहीं दवा मिलती है भैया, बच्चों को। डॉक्टर बैठते हैं? हाँ, लेडीज बैठती। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कूड़ा आती है गाड़ी उठाने? नहीं, कूड़ा नहीं आती है गाड़ी उठाने। गाड़ी नहीं आती, अभी व्यवस्था नहीं है सर, अभी बन रहा कूड़ा घर। देखिए, सरकार कूड़ा केंद्र हर गांव में बना रही है और हर घरों से कूड़ा उठाने का प्रावधान किया गया है। गाड़ी जाकर हर घरों से कूड़ा उठाएगी, लेकिन अभी इस गांव में कूड़ा नहीं उठ रहा है, ना ही कूड़ा प्रबंधन केंद्र भी अभी नहीं बन पाया। चाची, आप एक चीज़ बताइए, सरकार जो है आवास योजना भी चला रही है, क्या आपको आवास की सुविधा मिली है? हाँ, कॉलोनी की आवाज़ मिली है। कॉलोनी मिल गई है? अब भराई गए हैं, देखो जब आ जा रही है। अच्छा, इसके पहले कभी भी आपको कॉलोनी नहीं मिली थी? नहीं मिली है, नहीं मिली थी।
शौचालय मिला था? शौचालय ये वहाँ द्वारे में है। कूड़ा उड़ा उठता है घर से? नहीं, कूड़ा हम लोग डाली थे। कूड़ा डालती हैं आप? हाँ, अपने आप से डालने ले जाती हैं? कहाँ ले जाती हैं? बाहर इसी रोड पर। मतलब कूड़ा उठाने अभी गाड़ी नहीं आती है ना? ठीक है, कूड़ा उठाने अभी गाड़ी नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में अगर देखा जाए तो सरकार अमृत सरोवर योजना भी चला रही है। मैं गांव के लोगों से ही बात करूंगा। आप भी इसी गांव के हो? हर एक ग्रामीण अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है। किसी को आवास नहीं मिला तो किसी को शौचालय, तो कोई गांव की गंदगी और साफ सफाई न होने से परेशान मिला। यानी कि जितने चेहरे उतनी मुसीबत। गांव की सीमा में घुसते ही गांव की मुसीबतें हमें मुहाने ही मिल गई। नालियां लबालब मलबे से भरी थी। इस गांव में न कूड़ा घर का नामो निशान था, न कूड़ा गाड़ी की व्यवस्था, जिसके चलते ग्रामीण सड़क पर ही कूड़े का ढेर लगा रहे थे। और इसी गांव में जो आंगनबाड़ी है वो भी हमारे पास मौजूद है। क्या नाम है आपका? उर्मिला मौर्य। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए उर्मिला जी, आप आंगनबाड़ी हैं यहाँ पे, ग्राम पंचायत हबीबपुर है, तो जो सरकार का पोषाहार वगैरह और सारी चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं बच्चों के लिए भी? बच्चों के लिए तो वैसे हार्ड कुक आता है डेली बच्चों के लिए, जो प्राथमिक विद्यालय से बन के जाता है। सो हम अपने आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को बुला के खिलाते हैं। पर जो महीने में ड्राई राशन वगैरह आता है, जैसे तेल आता है, दाल आती है, दरिया आती है, सो लाभार्थियों में वितरण करी जाती है। और लाभार्थी के पोर्टल पे KYC है और वेरिफिकेशन है, उसी से हम राशन देते हैं। अच्छा, बच्चों को जो दलिया वगैरह आती है ये सब मतलब ड्राई में मिलता है या फिर कैसे? ड्राई में मिलता है। बच्चों को 3 से 6 वाले को भी आधा किलो दाल, आधा किलो दरिया आती है। पर 6 माह से 3 वर्ष वालों को जैसे 1 kg दरिया, 1 kg दाल, आधा किलो तेल आता है। सो वो पैकेट, सब पैकेट का पैकेट आता है, पैकेट ही वितरण होता है। अच्छा, पैकेट आता है, पैकेट ही वितरण हो जाता है सभी बच्चों? महीने में एक बार होता है या कैसे? जैसे वहाँ से कार्यालय से उठता है, जैसे कभी किसी महीने नहीं पहुँच पाया वहाँ पे तो 2 महीने का 2 बार बट गया महीने में, या 1 बार बटा, हर महीने आया तो 1 बार बटा, ऐसा हो जाता है। ग्रामीणों का कहना था कि व्यवस्थाओं के आधार पर इस गांव में जिस तेजी से विकास होना चाहिए था उस तेजी से नहीं हुआ। लेकिन हमें इस हबीबपुर में गंदगी फैली हुई दिखाई दी, नालियों में कूड़ा जमा दिखाई दिया। अमृत योजना से ग्रामीणों को पानी तो मिल रहा है, लेकिन उस पानी के निकास के लिए नालियों का अभाव भी था, जिसके चलते गंदा पानी सड़कों पर भर दिखाई दिया। वहीं जब हमने इस गांव के CSC सेंटर का रुख किया तो हमें ग्रामीण स्तर बेहतर सुविधा देखने को मिली, जहां ग्रामीण महिलाओं के लिए आयुष्मान आरोग्य केंद्र में 50 से ज्यादा दवाएं मिलती हैं। मैम, आप यहाँ पे हबीबपुर में हैं जी। क्या है सेंटर, नाम क्या है आपका, और कितने पेशेंट आपके पास आते हैं गांव के, और खास करके महिलाओं के लिए अगर जो दिक्कतें होती हैं उसकी समस्याओं का आप किस तरीके से उपचार करती हैं? जी, ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो ये हबीबपुर में है, और यहाँ की पॉपुलेशन इसके अंडर में मतलब 7 विलेज आते हैं, जिसकी पॉपुलेशन मतलब 4500 है लगभग। और ये यहाँ पे महिला आती है जैसे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो आजकल ज़्यादातर शुगर, BP, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, मेन उसके लिए है। और तो जो आते हैं हमारे पास शुगर BP के पेशेंट्स, जो पहले बार आते हैं तो उनको मैं रिफ़र करती हूँ वहाँ से PSC पे, जो डॉक्टर वहाँ पे एडवाइस करते हैं, फिर यहाँ से उनका फॉलोअप होता रहता है। और यहाँ पे हर मतलब हमारे लगभग 58 ड्रग आती हैं इसमें, तो हम उनको देते हैं। जो थोड़े रेयर पेशेंट होते हैं उनको रिफ़र करते हैं, PSC लेवल पर ज़्यादा होते तो उनको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी करते हैं रिफ़र। मेरा डाली वर्मा। अच्छा, जीवन रक्षक दवाएं भी आपके पास आती हैं, या जो आजकल जैसे TB हुआ, कैंसर हुआ, और उसके साथ में HIV हुआ, ऐसी दवाएं भी क्या यहाँ उपलब्ध होती हैं? जी, दवा नहीं, मगर यहाँ पे टेस्ट हो जाते हैं। जैसे ऐसे कोई पेशेंट आते हैं तो उनको CSC पे रिफ़र कर देते हैं। फिलहाल इस गांव में भी हमें निराश होकर ही लौटना पड़ा। शिकायतों से मुरझाए चेहरों ने हमारा स्वागत किया, लेकिन हम हैरान हैं कि शहर के इतने नजदीक होने के बाद भी यहाँ के भ्रष्टाचार की आवाजें सदन के पटल तक क्यों नहीं पहुंच पाती। तो एक तरफ सरकार तमाम तरह के दावे और वादे करती है गांव की तस्वीरों को बदलने के लिए, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है।
और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आएंगे उनसे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जरा आप देखिए। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो विकासखंड मलिहाबाद की ग्राम पंचायत हबीबपुर की तस्वीरें हैं, जहां के जो ग्राम प्रधान है वो चंद्रभान यादव हैं, जो दावे तो तमाम तरह के करते हैं, लेकिन विकास कार्य गांव में कितना हो चुका है, कितना करना बाकी है, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि हर तरफ गंदगी का अंबार जो है वो लगा हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं पहुंचते हैं, जिसके चलते गांव के आसपास देखिए कितनी गंदगी जो है वो इकट्ठा है। और दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं को लेकर भी ग्रामीणों के जो बातें हैं वो भी सामने आई। ग्रामीणों की साफ तौर पर यह शिकायत है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ भी ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें लखनऊ जनपद के विकास खंड मलिहाबाद की ग्राम पंचायत हबीबपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सफाई का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहां पर गंदगी का अंबार हर तरफ नजर आ रहा है और इसको लेकर ग्रामीणों की तमाम तरह की शिकायतें जो हैं वो भी हमें देखने को मिली। और इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। समाजवादी पार्टी से दारा सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। दारा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सुभाषपा से ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। ज्ञानेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी के से पहले जाऊंगी। देवेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है, सरकार दावे तो तमाम तरह की करती है, गांव की कायाकल्प की बात करती है, लेकिन ये कायाकल्प आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? कहां पर कमी रह जा रही है, जिसके चलते आज हमें गांव की ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है? देवेंद्र जी, पूरी ईमानदारी से और खास तौर से शहरी को छोड़िए, ग्रामीण क्षेत्रों पे ज्यादा फोकस करती, क्योंकि पता कि वहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किसान ज्यादा रहते हैं और खेती किसानी से लेके अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं, यातायात हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, प्रत्येक क्षेत्रों में सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। अभी एक बात ये दिखाई पड़ रही है स्वच्छता को लेकर, गांव में भी स्वच्छता के लिए कर्मचारी लगे हैं। होता क्या है एक्चुअली, प्रधान जो भी होता है तो पहले तो वो उसका अपना एक ग्रुप होता है, किसकी सुविधा के लिए वो काम करेगा, किसके यहाँ वो भेजेगा, किसके सामने साफ कराएगा, किसके नहीं कराएगा, उसमें निश्चित रूप से बहुत भेदभावपूर्ण काम होते हैं। और फूल के प्रधान है, उसके फूल के प्रधान है, खेमेबाजी है, इसका कुप्रभाव है जो दिखता है। होना क्या चाहिए, ग्राम प्रधान अगर चुनाव जीत गया तो उसके पूरे गांव की स्वच्छता, शिक्षा, प्रत्येक क्षेत्रों में उसकी निगाह होनी चाहिए। जनहित के प्रत्येक मामलों को गंभीरता पूर्वक उसको उठाना भी चाहिए, उसको सहयोग करके उस काम का निस्तारण भी करना चाहिए जो आवश्यक होता है जनहित के लिए। कोई भी ग्रामवासी अगर किसी योजना से, अब मैं बात करता हूँ जब योजनाओं की, तो मेरे मस्तिष्क में ये चीजें उठती हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं इतनी प्रभावी हैं कि शायद ही कोई घर अछूता हो। हम ये नहीं कहते सारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, प्रत्येक घर को मिल रहा, सबको ही मिल रहा है, लेकिन योजनाओं का कहीं न कहीं 2, 4, 8, 10, 20 योजनाओं का लाभ ले रहे हैं लोग। बात सफाई की है, इसकी निश्चित रूप से जिम्मेदारी है प्रधान जी की। अगर प्रधान जी नहीं करते हैं तो ब्लॉक में भी आदमी को जाके बात करना चाहिए जी, विभागीय लोगों से बात करना चाहिए, एप्लीकेशन दें, परसुएशन करें। मैं ये हमेशा देखता हूँ कि होता क्या है कि आदमी ने एप्लीकेशन दे दिया या गए अपनी बात करके चले, उसके बाद वो फिर प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद रिमाइंडर भेजना चाहिए। और उसके पीछे आप लगेंगे तो किसकी मजा, सरकार की तो मंशा ही यही है कि आम नागरिकों को जी सुविधाएं मिले, स्वच्छता रहे, तालाबों की स्थिति ठीक रहे, शिक्षा की व्यवस्था ठीक रहे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों का भी जाल है, ठीक है,
जो लगातार ये बात करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अवेयरनेस कहें या अज्ञानता कहें, उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। और मैं ये आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल इस संजीदे मुद्दे को लेके, जनहित के हैं जो जमीनी मुद्दे हैं, उनको लेकर आप कार्यक्रम करते हैं, और इसी बहाने ये बात हम लोग के निगाह में भी आती है, चैनल के माध्यम से विभागों में भी जाती है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी दिखता है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ बात के बाद खत्म हो गई। बहुत जिम्मेदार चैनल है आपका, और ठीक लोग देखते हैं इसको जी। तो जो जनहित के मुद्दे हैं उसको लेके जो आप उठाते हैं, उस पे हम लोग निराकरण का प्रयास करते हैं, ठीक है, प्रत्येक स्तर पे, और जनहित को ही प्रायोरिटी पे रखना होगा। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है। ज्ञानेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, आखिर ये तस्वीरें कब बदलेंगी, कब गांव का कायाकल्प किया जाएगा? क्योंकि लगातार ग्रामीणों की भी ये शिकायत है, सफाई एक बड़ा मुद्दा रहा है, और लगातार हम देख रहे हैं जितनी भी ग्राम पंचायतों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम लगातार उस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, यही सामने आ रहा है कि जो सफाई एक बड़ा मुद्दा है। ज्ञानेंद्र जी। गंगा जी, स्वच्छता की जहाँ तक बात करें तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना होगा। बाकी गांव का विकास से अगर जुड़ी बातें करें तो तमाम चीजें हैं जो आप देख रहे हैं गांव में हुआ भी है। जैसे एक तरफ से आवास मिले हैं, एक तरफ से शौचालय मिले हैं। बहुत कम ऐसी संख्या होगी गांव में जो उनको आवास या शौचालय नहीं प्राप्त हुए होंगे। प्राथमिक विद्यालय की जो व्यवस्था बहुत खराब थी, वो प्राथमिक विद्यालय की वहाँ इसी गांव की बात करें तो इस गांव में भी कम से कम 150 से 200 आवास बने हुए हैं। जिस गांव में हमीरपुर में हम लोग बात कर रहे हैं, शौचालय लगभग 350 से 400 के आसपास शौचालय, और प्राथमिक विद्यालय भी यहाँ बहुत अच्छे ढंग से बन चुका है। फर्नीचर तमाम चीजें वहाँ पर व्यवस्थित हो चुकी है। इस गांव में भी नालियां और सड़कें तमाम स्थानों पर बनी है, जहाँ पर कुछ कम गंदगी हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन जहाँ पर सड़कों के किनारे नालियां नहीं है वहाँ पानी का बहाव जो है वह शुद्ध रूप से सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। इसके कारण से पानी जो है वो इधर उधर फैल रहा है, और थोड़ा सा वहाँ पर गंदगी इस तरह से बढ़ रही है। दूसरी चीज, कुछ चीजें नहीं हो पा रही। जैसे आरआरसी सेंटर बना है, वहाँ पर आरआरसी सेंटर बना है, बनने के बाद चीजें जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो है वो प्रधानों को सौंप दी गई है। प्रधान जो है एक नियुक्त कर्मचारी के साथ में उसको सब पूरा उठा करके आरआरसी सेंटर पर ले जाना चाहिए। वहाँ 2 भागों में 3 भागों में उसको बांट करके गीला और सूखा कचरा ऐसे करके अलग अलग स्थान पर रखना है, वहाँ बनाया गया है। तो ये चीजें उनके करने कराने के ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ चीजें हमारे स्वच्छता में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री ओम प्रकाश जी, और जो भी लोग अभी स्वच्छता से जुड़े हुए किसी पैमाने पर अगर उन लोगों ने बात किया है, करके दिखाया है, उसमें एक बात ये जरूर रही है, स्वच्छता हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। हम होता क्या है कि चीजों को उचित स्थान पर रखने के स्थान पर कहीं न कहीं हम लोग भी थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी दिखाएं। जनमानस की भी जिम्मेदारी है स्वच्छता। कर्मचारी तो करेगा ही जो करेगा, और नहीं करता है तो उसकी गलती है, उसको वो सजा का पात्र है। उसके साथ जो भी चीजें उसके दंडात्मक कार्रवाई के रूप में होनी चाहिए वो अवश्य होनी चाहिए, और हो भी रही है जहाँ पर इस तरह शिकायतें आ रही हैं। लेकिन कुछ हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे किसी चीज को हमने थोड़ा सा कुछ रैपर खोले किसी चीज खाने के लिए, तो उसको नालियों पे न फेंक दें। कोई चीज इस तरह से हम कूड़ा कचरा करने के लिए हमारे मन में भी हो कि हम उचित स्थान पर ही डालें। आप ध्यान दीजिए अनन्या जी, कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा था जहां पर कूड़ा कचरा रखने के लिए आरआरसी सेंटर तो अभी बन रहे नए। इसके पहले जो पिछले टर्म में सरकार रही है उसके पहले आप देखिए कूड़ादान रखा गया था। लगभग सामूहिक स्थल पर कूड़ादान रखा गया था, और लगभग 4 से 5 घरों के बीच में भी एक कूड़ादान रखा गया था। तो उन चीजों का भी उपयोग हम लोग करेंगे तो थोड़ा बहुत निश्चित तौर पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है तो उसके साथ शिकायत होनी चाहिए। उस शिकायत पर उसको दंडात्मक कार्रवाई जो भी सरकार के द्वारा होनी है वो होनी चाहिए, और उसके लिए प्रधान स्वयं भी जो है मतलब योग्य है, क्षमतावान है, तो प्रधान स्वयं उसको दंडित कर सकता है। क्योंकि प्रधान की सहमति के बिना, प्रधान की संस्तुति के बिना उसका वेतन नहीं आता है। आप देखिए, वही सफाई कर्मचारी गांव की सफाई करने के लिए किसी पूर्व में नहीं जाता है, लेकिन जो प्रधान जी का पूर्वा होता है वहाँ चकाचक सफाई रखता है, वो प्रधान जी के आवास की सफाई रखता है।
प्रधान जी के साथ में जो विद्यालय चल रहा है वहाँ पर चकाचक सफाई वो रखता है, लेकिन कुछ कुछ स्थानों पर नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं न कहीं वो चुना हुआ जो जनप्रतिनिधि है वही स्वयं अपने गांव की जनता के साथ वो स्वच्छता के पूर्ण पैमाने पर नहीं लग पा रहा है, वो उस तरह का कार्य नहीं करा पा रहा है। ठीक है, ठीक है ज्ञानेंद्र जी। दारा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दारा जी, समाजवादी पार्टी इन विकास कार्यों को किस तरह से देख रही है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। आपने एक मिनट, हेलो जी जी बोलिए। ये कह रहे थे, देखिए अभी कितना बड़ा ज्ञान दिया गया। हमें लगता है कि पिछली बार भी मुझे ग्राम सभा के लेकर बैठक इसमें डिबेट पे बैठाया गया था। अगर सरकार अपनी जागरूकता होती तो पहले गांव की जो आपने डिबेट दिखाया था उसके बाद सरकार अधिकारियों को आदेश करती, विकास खंड अधिकारी को भी कर सकती थी, क्षेत्राधिकारी को भी कर सकती थी, जिला अधिकारी को भी कर सकती थी। देखिए ये लीपा पोती कर रहे हैं ये लोग और कितना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं आके यहाँ पर डिबेट पे सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं। देखिए प्रधान के ऊपर गलती सौंप दी है। अरे प्रधान प्रस्ताव ही तो भेज सकता है, प्रधान किसी के ऊपर गोली या लाठी तो नहीं चलवा सकता है। जिसको कलम चलानी है वो गांव में जाना नहीं चाहता है। सच्चाई तो ये है, गांव के अंदर गंदगी हो या आवास हो या पानी की असुविधा हो या बिजली को लेकर हो, कई प्रकार के मतलब होते हैं वहां पर। मगर आप देख लीजिए कि लगातार आप ग्रामीण की पूरी वीडियो पहले आप दिखाती हैं, उसके बाद हम लोगों का पक्ष लेती हैं और ये बेशरम लोग आके यहाँ पर कथा सुनाते हैं कर्पूर गौरव। शर्म नहीं आती कि मतलब जो जनता ने इनको चुना है उसको भी एक छोटे से तबके पे प्रधान के ऊपर आरोप लगाए दे रहे। प्रधान भाई, प्रधान का काम है प्रस्ताव भेजना और गांव प्रस्ताव से ज्यादा आपको मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जन सुनवाई ऐप क्या आप लोगों ने खिलौना बना रखा है उसको। जो मुख्यमंत्री का पोर्टल है आप देख लीजिए, ग्रामीण उसमें खुद मांग स्वयं कर रहे हैं, प्रधान से भी नहीं मतलब रख रहे हैं, वो डायरेक्ट मांग रहे हैं। आप उस पे जाइए ना। ठीक है, ठीक है दारा जी, जवाब ले लेते हैं। ज्ञानेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी। जी अनन्या जी, पहली बात तो इनकी भाषा का स्तर देखिए, किस तरह से भाषा इनकी है। हम लोग ज्ञान दे रहे हैं और ये हमको बेशरम बता रहे हैं। इनको ये नहीं पता है भाषा का स्तर क्या होना चाहिए। इसी भाषा के स्तर के नाते जनता ने आपको बार बार नकारा है और फिर नकारेगी आगे। आज 2027 में भी नकार दिए जाएंगे। ये भाषा का आपका स्तर रहेगा। तो दूसरी चीज, जैसा आप कह रहे हैं, एक भी बिंदु आप ये नहीं बता पाए कि जहाँ पर कमी गांव में दिख रही है। दुनिया भर की बकवास करने से बेहतर है किसी के ऊपर इस तरह से बेशरम और ये चीजें अपशब्द बोलने से बेहतर है कि दारा सिंह जी अपने मुद्दे पर बात करिए, गाँव के विकास के मुद्दे पर बात करिए। क्या गाँव को आवास नहीं मिला है सभी गाँव को? क्या गाँव को शौचालय नहीं मिला? उत्तर प्रदेश के 97,000 गाँव में किसी एक गाँव में आप बात करके दिखाइए हमको जहाँ पर आवास न मिले हो, जहाँ पर शौचालय न मिले हो, जहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प न किया गया हो, जहाँ पर नालियां न बनी हो, जहाँ पर सड़कें न बनी हो, जहाँ पर शौचालय न बने हो, जहाँ पर सरकारी योजनाओं के माध्यम से पेंशन और वो चीजों का लाभ उनको न मिला हो, जहाँ पर सफाई कर्मचारी नियुक्त न हो, जहाँ पर सफाई कर्मचारी साफ करने के लिए प्रधान के घर पर न जाता हो, जहाँ पर हमने नया पंचायत भवन न बनाया हो, जहाँ पर नए पंचायत भवन में हमने करके सारी व्यवस्थाओं को ग्रामीणों को वही देखने की व्यवस्था न कर दी हो। ऐसा कोई काम अगर आप बता सकते हो तो बताइए। अनर्गल बातें करके आरोप लगाना, गाली गलौज की भाषा करना, अपशब्द बोलना, ये तो आपकी पार्टी का नेचर है। ये हमेशा करते हैं, हमेशा करेंगे, उससे हम क्या जवाब सकते हैं? हम लोग हमेशा देखते हैं आपके आचरण और संस्कार को पार्टी के। जो विकास कार्य कराने के दावे और वादे कर रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी तो सवाल खड़े कर रही है इस पर। आपका राज था जी। ठीक है देवेंद्र जी। देखिए मैं अपने अभी बोल रहे थे भाई, उनसे क्षमा पूर्वक निवेदन करूंगा। हाँ। अगर वो सफाइयों से अच्छे व्यवहार की अगर कल्पना करते हैं तो उनका अपना निजी विषय हो सकता है, क्योंकि ईमानदारी से समाजवादी जो लोग हैं उनको हम लोग गंभीरता से लेते ही, क्योंकि जनता नहीं ले रही है, हम कैसे लें? आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष धर्म का पालन नहीं कर पा रहे। आपके
चाल चरित्र चेहरे को कौन नहीं जानता। बहरहाल हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम विषय पे आते हैं कि ग्राम प्रधान ही सब कुछ नहीं होता। मैंने कभी ये नहीं कहा ग्राम प्रधान की गलती है, हम पाक साफ है। हमारा सिस्टम, सरकारी तंत्र का सिस्टम होता है। अगर कोई काम नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई बात उठती है तो उसका हम निराकरण करते हैं, उचित फोरम में बात करते हैं और उचित व्यक्ति ही निर्देश देता है। ये जो लोकतंत्र है, इसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये छोड़िए विधायक, सांसद भी होते हैं। क्या ये फोरम नहीं है? इनसे मदद नहीं ली जा सकती? मैंने एक बात कही कि अगर कोई भी कठिनाई किसी को है, तो जैसे आप बीमार हुए तो आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपको राहत नहीं मिली तो आप दूसरे अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं। इस काम के लिए क्यों नहीं? आरोप प्रत्यारोप से तो ये सब काम होना नहीं है कि आप सत्तारूढ़ को गाली दें या उसके खिलाफ अंदर कर पाते कि इससे सफाई हो जाएगी, ग्रामवासियों को राहत मिल जाएगी। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी संजीदा है, उनके पास समस्याएं पहुंचते हैं, उसका वो प्रायोरिटी पे निस्तारण करते हैं, प्रयास करते हैं पूरा। और अगर कभी होता है, मैंने कहा पहले भी कि अगर एक बार आपने एप्लीकेशन दे दी, अपनी बात कह दी, तो जरूरी नहीं को काम तो हो ही जाए। कभी कभी कुछ काम के लिए पैरवी करनी पड़ती। और एक चीज ये कि हमारी सरकार योगी जी के 2017 से चले 8 साल जी बहुत ही संजीदा है, तभी जनता ने उसको पलक पांव पे बिछा रखा है। ठीक है देवेंद्र जी। आज अगर बात करें जी सरकार की योजनाओं का, मैंने पहले कहा, उस पर मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौतीपूर्ण बात करता हूँ, लिखा पढ़ी में आए बात करें। मैंने कहा एक व्यक्ति एक योजना का लाभ नहीं, कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे 2, 3, 4, 5 लाभ नहीं लिया गया। हाँ, एक चीज मैंने जो देखा व्यवहार में, मुझे समझ में आया कि योजनाओं का लाभ लेने में खासतौर से हिंदू जनमानस बहुत पीछे। हम बिना भेदभाव के काम करते हैं, हम कभी विकास कार्य में जाति धर्म वर्ग नहीं पूछते क्षेत्र। ठीक है ठीक है। हम सब भाव से, लेकिन जो आपकी फाइलों में क्योंकि डेटा हमारा रहता है लक्ष्य है योजनाओं का, वो कुछ और रहता है शायद, और ग्रामीणों तक कुछ और रहता है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं लगातार बड़ी संख्या में ग्रामीण आकर कह रहे हैं कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है हमें। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हम ये महसूस करते हैं हाँ कि अवेयरनेस अगर योजनाओं के प्रति जी, अपने हित लाभ के प्रति ज्यादा है, तो मैं उसको देखता हूँ अल्पसंख्यक समुदाय, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने देखा किसी भी योजनाओं में 60%, 65%, 70% योजनाओं का लाभ वो लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको इसलिए नहीं उनको उनसे विरक्त रख सकते कि वो हमको वोट नहीं देते। वो भी देश के नागरिक हैं, उनका भी अधिकार। लेकिन मैं ये जनमानस को आह्वान करता हूँ, हिंदू जनमानस को, वो भी जागरूक हो, अपने अधिकारियों, लोकतंत्र है, सबका लोकतंत्र में अधिकार है अपना, सीमाओं का अतिक्रमण न करें, लेकिन सीमाओं के अंदर सबको जीने, खाने, रहने, बोलने की स्वतंत्रता है। तो आप सभी, मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग जो भी अव्यवस्था हो उसके खिलाफ लड़ना नहीं है, फोरम में बात रखनी है, फोरम में उसको परसुएशन करना है। और मैं समझता हूँ कि कभी 1-2 घटनाएं अलग, कहीं कोई विभागी कोई बदमाश हो या वो हो, लेकिन अगर आदमी ईमानदारी से लगता है तो योजनाओं और समस्याओं का निस्तारण होता है। ठीक है देवेंद्र जी। दावा सिंह जी, लगातार समाजवादी पार्टी पर भी सवाल जरूर खड़े हुए हैं कि पिछली सरकारों ने तो कोई काम नहीं किया, विकास के नाम पर सिर्फ एक ही गांव का विकास कर पाई है समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी, और वो है सैफई। देखिए, बात यह है कि अभी जो भी बोल रहे थे, उन्होंने कई बातें अच्छी कही, और उन अच्छी बातों में ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी कमी है जी, उनकी लापरवाही है जी। देखिए, योजनाओं का जो होता है वो एक तरफ से नहीं दिया जाता है, योजना का लाभार्थी जो होता है वो देख के दिया जाता है। उसके लिए सिस्टम बनाए जाते हैं, मंत्रालय बनाया जाता है, विभाग बनाया जाता है, और वो विभाग जिले से शुरू होता है, तहसील से लेकर ब्लॉक तक, गांव तक किया जाता है। देखिए,
बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी में पहला काम ये है कि जितने भी सहयोगी मंत्री या मंत्री हैं वो पढ़े लिखे नहीं। इनको भी वही तरह है कि कहते नहीं वो बंदर को अदरक दे तो चाहे जैसे मिर्चा दे तो चाहे अदरक दे तो वो बराबर ही समझेगा उसका स्वाद। अभी कह रहे थे कि मतलब लोग को इस कैसे भी मांग करे, एक बार नहीं 2 बार। अभी डीएम के कितने आपने वीडियो देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में आए हैं कि डीएम ने मार दिया, थप्पड़ मार दिया, या अधिकारी ने उनको थप्पड़ मार दिया। कितने वीडियो आए, हम नहीं कह रहे, ये वीडियो हैं। वो तो हम पर आरोप लगा रहे हैं, सत्ता में वो बैठे मगर समाजवादी ही पार्टी उनके लिए आरोपित है, अपना काम नहीं गिना पा रहे। ये एक अच्छी बात है कि अभी इन्होंने बोला। आप देख लीजिए, जो आदमी अपने जो सेक्रेटरी होता है उससे ये नहीं कह पाता है गांव का एक आदमी कि भैया मेरा भी आवास फार्म भर दो। सेक्रेटरी को मैनेज कौन करता है? विकास खंड अधिकारी। विकास खंड अधिकारी किसके अधीन आता है? हाँ। लास्ट में कौन जाता है? मंत्री जी के पास जाता है काम। मंत्री ही जब लापरवाह है तो भैया सब राजा भोज है। और उत्तर प्रदेश में आप बता दीजिए 11 योगी जी का जो कार्य चल रहा है, कितने अधिकारियों पर इन्होंने चाबुक चलाई, कितने अधिकारियों ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, उनको क्या हुआ? जब खुद ही छूट दे रखे और छूट दे रखेंगे, ये कर ही नहीं पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रही, जितनी लापरवाहियां हो रही, आर्थिक की वजह से लोग जान दे रहे हैं। अब इसमें ये क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ लिख सकते हैं अपने नाम में मुख्यमंत्री लिख सकते हैं, और जो मंत्री है वो अपने आगे मंत्री लिख सकते हैं। इसका पूरा काम आरएसएस के मोहन भागवत देख रहे हैं, और मोहन भागवत कभी नहीं चाहेंगे कि किसी अधिकारियों पर कोई उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो। ठीक है दादा जी, जवाब ले लेते हैं ज्ञानेन जी से इसी बात पर। ज्ञानेन जी, लगातार देखिए किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। जी कह रहे थे कि जो सहयोगी दल के मंत्री हैं वो सब अनपढ़ हैं। हाँ। मुझे नहीं पता किसको ये जानते हैं अनपढ़, मैं नहीं जानता हूँ किसको अनपढ़ समझते हैं ये, और कितना ये पढ़े लिखे हैं मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये बात जरूर बताना चाहता हूँ, इनके अतीक चच्चा जब शासन चलाते थे, जब इनके आजम चच्चा शासन चलाते थे, जब इनके मुख्तार अंसारी चच्चा शासन चलाते थे, तब ये अधिकारियों पर चाबुक भी चलाते थे। और डीएम स्तर का व्यक्ति बैठ करके रोता था। ऐसे 20-25 पुलिस के अधिकारी कर्मचारी बैठ करके रोए हैं, और फैसला किया है जो अतीक चच्चा ने कहा है, जो गलत निर्णय ले लिया था उस पर रो करके लोगों ने फैसले को बदला है। ये शासन था इनका। मुख्तार अंसारी चच्चा निकला करते थे जब, तो किसी होटल में चाय पीने के लिए बैठते थे तो वो होटल उनका हो जाता था, कब्जा कर लिया करते थे। ये स्थिति थी। शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकला करती थी, ये स्थिति थी। ये पूरा बीमारू प्रदेश बना करके इसको छोड़ा था अखिलेश की सरकार में। इन लोगों ने 4 बार की सरकार रही, माननीय मुलायम सिंह जी 3 बार रहे, 1 बार अखिलेश यादव जी रहे। माननीय मुलायम सिंह जी का रेप पीड़ितों पर ये एक रिएक्शन था कि बच्चे हैं, गलती हो जाया करती है, इस तरह की भाषा का उपयोग किया करते थे। और आज की स्थिति देख लीजिए, आज भी आप देखिए, अयोध्या हो चाहे जहाँ भी स्थान पर हो, इनके ही नेता रेपिस्ट बन करके सामने आ रहे हैं। ठीक है ज्ञानेन जी, लेकिन ये जो तस्वीरें आज हम देख रहे हैं, जहाँ भी किसी को 200 हालत है नेता पकड़ रहा है, वो कब वहाँ पर बदलेगी? उसको सस्पेंशन तक का आदेश कर रहा है, सीधे कार्रवाई हो रही है। कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश का बक्सा नहीं जा रहा, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, कोई भी अपराधी बक्सा नहीं जा रहा। 0 टॉलरेंस की नीति पर सरकार पूरी तरह काम कर रही है। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो आपको समझना चाहिए, आज जनमानस में जितनी उनकी चाह है, आपकी पार्टी चुनाव में जनता के बीच में जाती है। हम सभी लोग लगातार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार गांव-गांव जाकर के चौपाल लगा रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, और उनको जीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत उनके सबके नाम की सूची बना करके माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके विभाग, जिन विभागों तक है उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और उनको जनता का लाभ, सीधे लाभ उनको पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आप देखिएगा आगामी चुनाव 2027 के पहले हमारी सरकार जो चल रही है गठबंधन की, इसमें हमारी सुभाषपा के प्रयास से आप देखिएगा कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सरकारी लाभ से कहीं किसी प्रकार वंचित रह जाएगा। जी ठीक है ज्ञानेन जी, ठीक है। दारा सिंह जी जवाब देना चाह रहे थे। दारा जी
देखिए बात इनसे देखिए कह रहे हैं कि हम सब कहीं लाभ पहुंचा रहे हैं। मैं इनसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ क्या प्राइम टीवी ने जो पहले बयान और वीडियो दिखाया क्या वो झूठे हैं? मेरा एक सवाल बिल्कुल झूठे नहीं है। अगर आप मुझे डायरेक्ट कोट कर रहे हैं बिल्कुल झूठे नहीं है अनन्या जी, हम जवाब देना चाहते हैं। नहीं क्यों नहीं जवाब दोगे? क्यों नहीं जवाब दोगे आप? तो मैं पूछ रहा हूँ जो प्राइम टीवी ने अभी शुरुआत में वीडियो और फुटेज दिखाया क्या वो झूठे हैं? अनन्या जी या तो हमारे माननीय मित्र दारा सिंह जी यह जानते नहीं है कि सरकार किस सिस्टम पर काम करती है। इनको यह पता होना चाहिए कोई भी चीज जब समस्या सामने आती है तो वह कार्य प्रस्तावित किया जाता है। ग्राम सभा की खुली बैठक होती है और उस खुली बैठक में ग्राम सभा के कार्य को प्रस्तावित किया जाता है। उस प्रस्तावित कार्य के लिए बजट आता है और तब उसके बाद वो कार्य होता है। ऐसा नहीं इधर प्राइम टीवी ने दिखाया और जवाब ले लेते हैं। फाइनल जवाब देवेंद्र जी से लेना चाहेंगे। देवेंद्र जी, आखिर ये जो गांव की स्थिति है, जो कायाकल्प की बातें करती है, ये कब बदलेंगी इसकी तस्वीरें? क्योंकि ग्रामीण भी आस लगाए बैठे हुए हैं कि आखिर उनके गाँव का कायाकल्प कब होगा। जो प्राइम टीवी दिखा रही है और प्राइम टीवी नहीं भी जिन गाँव को दिखा रही है, हम तो उत्तर प्रदेश के 97,000 गाँव की बात कर रहे हैं। लगातार एक साथ उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी ठीक है देवेंद्र जी जवाब दीजिए पहले। 97,000 गाँव को एक साथ करने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है, प्राइम टीवी को हम धन्यवाद देते हैं। ठीक है तो प्राइम टीवी निश्चित तौर पर जो कार्य दिखा रही है वहाँ पर हमारे अधूरे कार्य जो हैं उनको भी सरकार अपने संज्ञान में लेकर पूर्ण करने का प्रयास कर रही है, इसलिए प्राइम टीवी को भी धन्यवाद देते हैं। जी ठीक है देवेंद्र जी धन्यवाद दे दिए, खुश हो गए प्राइम टीवी वाले। ठीक है देवेंद्र जी तो बोलिए खुश हो गए। ये बताओ ये समाधान कैसे होगा? ठीक है नहीं, हमें प्राइम टीवी को धन्यवाद इसलिए नहीं देना है वो खुश हो जाए। ठीक है देवेंद्र जी, आज बात गांव के विकास की हो रही है तो उस पर जवाब दीजिए। आखिर ये जो कायाकल्प की बात सरकार करती है क्योंकि ग्रामीण विकास में बैठे हुए हैं, गांव का कायाकल्प सरकार करेगी और कितना वक्त और चाहिए आखिर सरकार को? 8 साल पूरे हो चुके हैं देवेंद्र जी। तो या तो मुसलमान देखा या तो यादव देखा, हाँ ये इनको उपलब्धि है। आज योगी जी की सरकार में 0 टॉलरेंस पे काम हो रहा है। अरे घंटा हो रहा है विधान काम हो रहा है। आप कुछ बोले, आप स्वतंत्र हैं गोली चल रही है और आपकी विचित्रता हम समझ सकते हैं। सत्ता से बेदखल है। और कितना वक्त चाहिए सरकार को? 8 साल तो पूरे हो चुके हैं, कितना वक्त चाहिए? जनता आपको देख रही है, आप ऐसे ही काम करते रहिए और आपका हम विपक्ष में से स्वागत करते रहिए। देखिए मूलभूत समस्याओं, मैं तो फिर कहता हूँ प्राइम टीवी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जनहित के मुद्दों को लेके और संजीदा मुद्दा है, जमीनी स्तर पे जो काम होने चाहिए अगर नहीं हो पा रहे हैं, कहीं चूक हो रही है, कमी रह जा रही है, तो उस पर ध्यान आकर्षण जो आप करा उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं और इतना विश्वास रखें कि शीघ्र ही समस्याओं का निस्तारण होगा। ठीक है चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। और ठीक है मेरे मित्र क्षमा करें, ठीक है डिबेट में मर्यादा में बात हो तो लोग सुनते हैं, समझते हैं, उससे छवि पे और मुझसे कोई गलती हो तो मैं क्षमा मांगता, बिल्कुल तत्पर रहता हूं। ठीक है देवेंद्र जी, पिताजी ने भी बोल दिया। प्राइम चौपाल की खास चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से देवेंद्र जी जुड़े हुए थे, साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे, साथ ही सुभाष पासे ज्ञानी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो लगातार देखा जा रहा है सरकार तमाम तरह के दावे और वादे करती है विकास कार्यों को लेकर, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां करती हुई नजर आती देखी जा रही है। ग्रामीणों का साफ तौर पर ये कहना था, ये शिकायतें हैं कि सरकार योजनाओं की बात तो तमाम तरह की करती है, तमाम तरह के लाभों की बात करती है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही है, क्योंकि उन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। और आज इसी पर खास चर्चा हुई। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प